मेनली बेटा पोलराइजेशन एक प्रोसेस है, पोलराइजेशन इज ए प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है बेटा? एक अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करता है बेटा किसके अंदर? पोलराइज्ड लाइट। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब बेटा इस पूरी स्लाइड के अंदर बहुत ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, आपको नहीं पता पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। इवन मैं ये मान के चलता हूं आपको ये भी नहीं पता कि लाइट क्या होता है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे से लेके चलते हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको इस लाइट के बारे में बताना चाहता हूँ कि लाइट क्या होती है। और अगर आपको लाइट के बारे में समझना है तो बेटा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक चीज आई, वेव। तो वेव क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा, वेव क्या होता है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि लाइट क्या होती है। एंड देन हम ये पढ़ेंगे पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बेसिकली वेव क्या है बेटा? वेव इज ए डिस्टरबेंस। वेव एक डिस्टरबेंस है इन ए मीडियम ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली वेव क्या है? इट इज ए डिस्टरबेंस in a medium due to flow of energy। एनर्जी के फ्लो के कारण बेटा मीडियम के अंदर ये डिस्टरबेंस। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। सपोज करो बेटा ये एक तालाब है और इस तालाब में पानी बिल्कुल शांत है और इस तालाब के अंदर आप एक स्टोन डाल देते हो, एक पत्थर बेटा डाल देते हो। तो बेटा स्टोन डालने से क्या किया आपने? बेसिकली बेटा उस तालाब के अंदर आपने एनर्जी डाल दी। स्टोन में बेटा कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना। देखो आपने स्टोन को उठाया और उसको कुछ एनर्जी के साथ डाल दिया, मतलब वो अपने साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर गया और फिर वो स्टोन कहां पर गिर गया बेटा? इस तालाब के अंदर। तो बेसिकली आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ एनर्जी दे रहे हो। अब आप नोटिस करते होंगे कि जब तालाब में आपने एक स्टोन को डाला तो वेव्स बनती हैं। इस तरीके से आपको नोटिस किया होगा कि आपकी इस तरीके से ये वेव बनी। तो बेसिकली ये वेव है क्या? ये वेव इस तालाब के अंदर डिस्टरबेंस है। पहले पानी बिल्कुल शांत था, अब ये डिस्टर्ब हो चुका है। डिस्टर्ब हो गया मतलब इसकी कभी बेटा हाइट बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो हाइट चेंज हो रही है बार बार में, मतलब तालाब की बेटा हाइट चेंज होना मतलब उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। और ये डिस्टरबेंस क्यों हुआ? एनर्जी के फ्लो के कारण हुआ बेटा। एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो करके गई, ए से बी तक एनर्जी आपकी गई। तो बेसिकली वेव क्या है? वेव इज ए डिस्टरबेंस इन द मीडियम। मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस है ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी। और उदाहरण देता हूं बेटा कि आपने एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है, दीवार है, और इस दीवार पे एक रस्सी बांध दी ऐसे स्ट्रेट, और आपने इस रस्सी के इस कोने पर ऐसे जर्क दिया। जर्क का मतलब होता है एकदम हाई अमाउंट का फोर्स दिया। तो बेटा आप नोटिस करते होंगे कि ये रस्सी किस तरीके से एक वेव बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपने एक नोटिस किया होगा कि वेव बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? ये हमने वेव बेटा इसको एनर्जी दी और वो एनर्जी आगे प्रोपोगेट की। और बेटा पहले तो ये बिल्कुल सीधे थे इसके पार्टिकल, अब ये पार्टिकल बेटा डिस्टर्ब हो गए, कोई ऊपर गया कोई नीचे गया, तो बेटा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो गए। तो वेव क्या है? वेव इज द डिस्टरबेंस इन द मीडियम ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कारण बेटा डिस्टरबेंस जो होती है मीडियम में, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। क्लियर? नाउ बेटा ये वेव दो प्रकार की होती है मेनली, मैकेनिकल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव।
अच्छे से फील करते हैं, आप नोट करते जाए साथ साथ। वेव आपकी बेसिकली कितने प्रकार की बताई बेटा मैंने? मैकेनिकल एंड बेटा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है बेटा जिसको मीडियम की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की। मीडियम मतलब बेटा, जैसे कि मीडियम मतलब उसके पाथ के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि वो बिल्कुल एयर फ्री रीजन है। एयर फ्री रीजन मींस वैक्यूम। वैक्यूम नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने बोला और आपने सुना, तो बेटा मैं ये साउंड वेव है। बेसिकली क्या है बेटा? ये साउंड वेव है। तो साउंड वेव को बेटा एक मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर मेरे ए और बी पॉइंट के बीच में बेटा क्या कर दिया जाए, बीच में से बेटा एयर को हटा दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो ए बी की आवाज को नहीं सुन पाएगा। तो बेसिकली अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव आपका उदाहरण बन चुका है बेटा किसका? मैकेनिकल वेव का। अभी अभी बेटा आपने एक स्ट्रिंग के अंदर वेव प्रोड्यूस की, एक रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस की, तो उसके लिए भी मीडियम चाहिए बेटा, रस्सी तो चाहिए ना। अभी अभी आपने वाटर वेव प्रोड्यूस की, तो बेटा वाटर चाहिए ना वेव बनाने के लिए। तो वाटर वेव ले लो, स्ट्रिंग वेव ले लो बेटा, ये सारी की सारी एग्जांपल है किसके? मैकेनिकल वेव्स के। इसका एग्जांपल है बेटा मैकेनिकल वेव्स। ओके, अब बात आती है बेटा नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की आवश्यकता ना पड़ती। आपको पता है बेटा सनलाइट सन से आती है, सन से अर्थ तक आती है। बेटा क्या सन से अर्थ के बीच में बेटा हर जगह एयर है? इस अर्थ के जब स्पेस से बाहर चले जाओगे, इसके कोरा से बाहर चले जाओगे, तो बाहर एयर नहीं है, वहां वैक्यूम है, फिर भी लाइट आ रही है। मतलब बेटा उस लाइट को, सनलाइट को किसकी जरूरत नहीं है बेटा? मीडियम की जरूरत नहीं। तो सनलाइट जिसको हम ईएम वेव भी बेटा कहेंगे, इस ईएम वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या है बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव। तो द वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैकेनिकल वेव कहते हैं। और वो वेव नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। चलने के लिए बेटा मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो वेव के दो उदाहरण बेटा मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा वेव के दो टाइप और भी होते हैं। अब आप कहोगे बेटा ये तो किसके बेसिस पर टाइप है बेटा कि वो मीडियम में फ्लो कर सकती है, मीडियम की जरूरत होती है या मीडियम की जरूरत नहीं होती? ऑन दिस बेसिस, अगर बेटा मैं टाइप देखना चाहूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, अगर मैं देखना चाहूं या मोशन ऑफ द डिस्टरबेंस अगर मैं देखना चाहूं, तो बेटा उस तरीके से वेव की अगेन दो टाइप है। मैं आपको दोबारा समझाता हूं बेटा। मैंने कहा कि वेव प्रोड्यूस होती है किसके कारण बेटा? वेव इज ए डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब क्या है बेटा? कि कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। जैसे बेटा वाटर वेव कैसे बनी? वाटर में लहर कैसे बनी बेटा? ये लहर इसलिए बनी है कि हाइट ऑफ वाटर बेटा कहीं तो ज्यादा हो गया और कहीं हाइट ऑफ वाटर क्या हो गया? कम हो गया। तो ये हाइट ऑफ वाटर, वाटर यही तो एक्चुअली डिस्टरबेंस है बेटा। अगर मैं स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस की बेटा, मैंने एक रस्सी में एक वेव प्रोड्यूस कर दी, तो इस रस्सी में क्या हुआ है बेटा? इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है यही तो डिस्टरबेंस है बेटा। अगर मैं मान लो मैंने बेटा यहां से मैंने मान लो बोलना स्टार्ट किया, ये मैं हूं और ये मैंने बोला मान लो कुछ भी, और यहां पर कोई पर्सन है बेटा, उसने सुना,
तो बेटा बोलने सुनने इसको क्या कह रहे हैं बेटा, साउंड वेव। तो बेसिकली साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट करती है बेटा, इस बीच में इस मीडियम का बेटा जो प्रेशर है, प्रेशर वो चेंज करता है, वो डिस्टर्ब करता है बेटा। आप बोलोगे, आपको कुछ प्रेशर से आपने बोला तो बेटा वहां के जो आगे के मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो वाइब्रेट करेंगे और फिर वो आपकी एनर्जी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली एक वेव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो किसी ना किसी एक फैक्टर के चेंज की जरूरत है बेटा। वो फैक्टर चेंज करेगा तभी वेव प्रोपगेट करेगी। ए वेव नीड ए वेरिएबल विच कंटिन्यूअसली चेंज, और उसी वेरिएबल को डिस्टरबेंस कह रहे हैं। वेव इज ए डिस्टरबेंस जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो की वजह से। तो डिस्टरबेंस मींस समथिंग चेंज। डिस्टरबेंस का मतलब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे कि साउंड वेव में क्या चेंज हो रहा है बेटा, प्रेशर चेंज हो रहा है। आपकी वाटर वेव में क्या चेंज हो रहा है बेटा, हाइट ऑफ वाटर चेंज हो रही है। कुछ तो चेंज हो रहा है हर वेव में। अब अगर बेटा ये जो चेंज है, ये चेंज आपकी लाइट जो एनर्जी फ्लो कर रही है उस एनर्जी की दिशा में हो रहा है या उस दिशा के परपेंडिकुलर हो रहा है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक स्ट्रिंग वेव जब आपने प्रोड्यूस की तो एनर्जी तो बेटा ऐसे गई आगे। आपने देखा होगा बेटा, ऐसे झटके मारते हो आप स्ट्रिंग के ऊपर तो पहले वेव यहां बढ़ती है, फिर वो आगे आगे ऐसे भागती है। मतलब एनर्जी की दिशा तो बेटा ये है। और अगर पार्टिकल की दिशा देखा जाए बेटा, ऐसा तो नहीं होता ना कि जो यहाँ वाला पार्टिकल है बेटा उस स्ट्रिंग का वो उधर चला जाता हो। पार्टिकल नहीं जाता उधर। पार्टिकल कहाँ जाता है बेटा, अप एंड डाउन। पार्टिकल का मोशन क्या होता है बेटा, अप एंड डाउन। तो डिस्टरबेंस तो अप एंड डाउन हो रही है और एनर्जी आगे मूव कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लिखवाऊंगा मैं, ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव है बेटा, ऐसी वेव जिसके अंदर जो डिस्टरबेंस है वो एनर्जी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर। क्लियर ना। वाटर वेव में देख लो बेटा, आप एक एक्सपेरिमेंट करना आज घर पे जाके। आप एक तालाब के पास जाना बेटा, और उस तालाब के इधर एक पत्ती रख देना, लीफ रख देना, और यहां आप स्टोन को खींच के मारना। तो बेटा पानी पे जैसे स्टोन मारोगे तो लहर बनेगी बेटा। अब आप एक नोटिस करना बेटा, खूबसूरत सी बात, लहर तो आगे गई होगी, मतलब एनर्जी आगे जा रही है बेटा। और ये जो लीफ है बेटा, ये जो पत्ती है, ये इसका मूवमेंट बेटा सिर्फ अप एंड डाउन हो रहा होगा। ये मत समझना कि लीफ भी आगे चली जाएगी। लीफ बस ऊपर नीचे हो रही होगी और वेव बेटा आगे भाग रही होगी। मतलब बेटा हाइट ऑफ वाटर कैसे चेंज कर रही है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एनर्जी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ये वेव भी कैसी होगी बेटा, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिनके अंदर बेटा डिस्टरबेंस या मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कहां रहे बेटा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर आपने बोला, साउंड वेव की बात करता हूं, साउंड वेव में बेटा आपने कुछ बोला तो यहां का जो पार्टिकल है बेटा वो ऐसे वाइब्रेट करेगा इस दिशा में, और एनर्जी भी बेटा आगे की तरफ मूव कर रही है। मतलब जिस वेव के अंदर बेटा पार्टिकल्स का मोमेंटम और एनर्जी की डायरेक्शन सेम होती हो, उस वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। तो एक खूबसूरत सा बेटा टाइप बन गया, टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, या फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। There are two types. One is transverse, second is longitudinal. ट्रांसवर्स में क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी is perpendicular to the direction of, क्या बेटा बताओ जल्दी से,
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल क्या दिया बेटा मैंने? वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव। अभी मैं आपको बताऊंगा ईएम वेव। ये ईएम वेव भी ट्रांसवर्स वेव। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल बताऊं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा? साउंड वेव। तो ट्रांसवर्स वेव पता लग गया, और बेटा आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव पता लग गया, मैकेनिकल वेव पता लग गया, नॉन मैकेनिकल वेव पता लग गया। बताओ बेटा, इतना पता लग गया। अब मैं मेन बात पर आता हूं बेटा कि ईएम वेव क्या होती है। पूरी डेफिनेशन सुनिएगा बेटा। इट इज ए नॉन मैकेनिकल, बेटा नॉन मैकेनिकल मतलब जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसवर्स, बेटा ट्रांसवर्स क्या? जिसमें डिस्टरबेंस जो है वो परपेंडिकुलर रहे डायरेक्शन ऑफ एनर्जी के, डायरेक्शन ऑफ वेव के। इट इज ए नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव in which electric field vector and magnetic field vector are continuously very perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave propagation। समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल मतलब नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब जो डिस्टरबेंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी किससे बेटा? डायरेक्शन ऑफ वेव। अब जो डिस्टरबेंस होगी वो क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ये वेक्टर कंटिन्यूअसली क्या करेंगे बेटा? चेंज करेंगे और परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर होंगे वेव प्रोपगेशन। उदाहरण के तौर पर सपोज करो बेटा वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, जेड एक्सिस, और ये है मेरे बेटा एक्स एक्सिस, और ये है बेटा वाई एक्सिस। ठीक है? तो अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सपोज करो बेटा कंटिन्यूअसली आपकी एक्स दिशा में चेंज हो रहा है बेटा। देखिएगा बेटा ये दिशा कौन सी है? एक्स। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली चेंज मतलब बेटा देखो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। ये नहीं कि बेटा बढ़ रहा है तो बढ़ता ही गया, घटता है तो घटता ही गया। कंटिन्यूअस बेटा चेंज कर रहा है। और किधर की डायरेक्शन में बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर करेगा बेटा? मतलब बताओ मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर इसके बेटा। तो अलग ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस इसके क्या हो गया बेटा? परपेंडिकुलर दिशा हो गई। ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की तरफ बेटा कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। ये एक दूसरे क्या है बेटा? 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है।
ये देखिए, तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, एंड परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव। इसका मतलब बेटा वेव किधर मूव कर रही है, आपकी जेड एक्सिस। ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेव है बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेव कह दो या बेटा इसको क्या कहते हो, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। दोनों ही क्या है, समान बात है, एक ही बात है बेटा। तो ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और वेव की दिशा के भी परपेंडिकुलर हो, ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। So basically electromagnetic wave is a non-mechanical wave, transverse wave in which electric field vector, magnetic field vector are continuously vary perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave propagation. बताओ बेटा ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, प्लीज। हाँ जी बेटा, कोई एक बच्चा अनम्यूट करके प्लीज कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलूं? चलो अब देखिएगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी पूरी एक श्रृंखला है, एक रेंज है कि जिस वेव की बहुत ज्यादा एनर्जी, उसी ईएम वेव को बेटा हम गामा रे कह देते हैं। गामा रे, जिनकी थोड़ी गामा से एनर्जी कम, उसको हम एक्सरे कह देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा बेटा एक्सरे। एक्सरे से कम एनर्जी वाली को यूवी रे कह देते हैं बेटा। यूवी से कम एनर्जी वाली को विजिबल लाइट कह देते हैं बेटा, विजिबल। विजिबल से कम एनर्जी वाले को बेटा इंफ्रारेड कह देते हैं बेटा। इंफ्रारेड से कम एनर्जी वाले को माइक्रोवेव कह देते हैं। माइक्रोवेव से कम एनर्जी वाले को रेडियो वेव कह देते हैं। इस डायरेक्शन में एनर्जी आपकी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा एनर्जी कितनी बेटा, गामा रेस। नाउ ये लाइट बेटा आपने अक्सर सुना होगा एक्सरे। जब आप कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो बेटा आप एक्सरे करवाने जाते हो, अक्सर सुना होगा। तो बेटा क्या आप एक्सरे जब गिरती है तो क्या आपको दिखती है कि एक्सरे गिर गई है? तो एक्सरे राइट विजिबल नहीं होती बेटा। माइक्रोवेव आपने अक्सर सुना होगा, माइक्रोवेव ओवन चीजों को गर्म करने के काम आता है बेटा, माइक्रोवेव। तो उसमें क्या वेव्स आपको चलती हुई नजर आएगी? नहीं, उसमें वेव दिखती नहीं, लेकिन वो चीजों को हीटअप करती हैं, एनर्जी देती हैं, हीट एनर्जी देती हैं। आपने रेडियो वेव अक्सर सुना होगा, रेडियो कम्युनिकेशन, एफएम चैनल्स। तो वो रेडियो वेव क्या आपको चलती हुई नजर आती है? नहीं, वो आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में काम देती है। ऐसे ही आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, और बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट विजिबल, ये आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हो, पौधों को देख रहे हो। किस वजह से देख रहे हो? विजिबल लाइट की वजह से देख रहे हो। अगर आप किसी डार्क रूम में हो, रूम में बिल्कुल लाइट नहीं है, तो क्या आप देख जाओगे? कुछ भी नहीं। जब लाइट आएगी तो वो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आएगी और तब वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबिलिटी, जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है, उस पार्ट को हम लाइट कहते हैं। लाइट किसको कहते हैं बेटा? द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave which is responsible for visibility, जो चीजों को देखने में हमारी मदद करे उसको हम क्या कहेंगे बेटा? is called light। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? लाइट कहेंगे। So the part of electromagnetic wave which is responsible for visibility is called light। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? लाइट कहेंगे। तो बेसिकली इस पूरे आधे घंटे के अंदर मैंने क्या बताया?
मैंने आपको एक स्टार्ट करवाया था कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन में क्या बताया बेटा मैंने, जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करें। तो फिर हमें पता लगा लाइट क्या होती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो पार्ट उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चीजों को देखने के लिए सहायक है, उसको हम लाइट कहते हैं। फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना था, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखा, फिर हमने वेव देखा। तो बेटा हमने स्टार्ट किए यहाँ से वेव को, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, फिर हमने कहा बात की बेटा लाइट को, और अब हम पढ़ेंगे बेटा अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। अब हमारा डिस्कशन आएगा अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। तो ये मैंने बेसिक बनाया आपको इस यूनिट में फील देने के लिए मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है। नाउ लेट्स स्टडी कि पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस। काम करना प्रारंभ करें, देखिएगा। तो बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? बेटा आपने इतनी बात तो पढ़ ली क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट को ही हम लाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बेटा? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं बेटा? चेंज करते हैं, और उससे आपकी वेव आगे बढ़ती है। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो ऑटोमेटिकली मैंने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड पक्का वाई डायरेक्शन में होगा। तो बेटा जब भी मैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूंगा, तो मैं इन दोनों कंपोनेंट की स्टडी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की जिक्र करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पक्का इसके परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ये बेटा क्या है? बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। तो मैं जब भी अब जिक्र करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिक्र करूंगा, तो मैं सिर्फ किस कंपोनेंट की बात करूंगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की बात करूंगा। नाउ बेटा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की दो चीजें होती है बेटा, एक तो उसकी डायरेक्शन होती है, और एक उसका क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बोथ randomly change या randomly vary with propagation of wave, बेटा वेव के फ्लो के साथ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो क्या करें बेटा? रेंडमली चेंज करें। मतलब उदाहरण, जैसे मान लो बेटा ये आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है अलोंग जेड एक्सिस। तो बेटा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हो गया मेरे बेटे? बताओ जल्दी से। जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है बेटा? एक्स वाई प्लेन। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वेक्टर सपोज करो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्टार्टिंग में किधर है बेटा? इधर है। जैसे ही वेव बेटा थोड़ी आगे गई, ये मैं थोड़ा सा आगे लेके आया हूं बेटा, ये भी एक्स वाई प्लेन है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है बेटा वो इधर हो गया, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर गया, थोड़ा और आगे लेके आया बेटा मैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर आ गया, थोड़ा और आगे लेके आया इस वेव को मैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर आ गया। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रैंडमली चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन को, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बेटा ये परपेंडिकुलर है हमेशा ही जेड एक्सिस के, तो क्योंकि बेटा वेव प्रोपगेशन के तो हमेशा बेटा परपेंडिकुलर रहेगी। ये एक्स वाई प्लेन में कभी तो बेटा इधर है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी मैग्नीट्यूड कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसी वेव को अनपोलराइज्ड लाइट है। दोबारा सुनिएगा बेटा मैंने क्या कहा?
A light is said to be unpolarized. A light is said to be unpolarized if the magnitude and direction of electric field vector are randomly vary. रैंडमली बेटा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या करें, वेरी करें। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेरी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो तो उसके परपेंडिकुलर है। लेकिन मैं जिक्र सिर्फ किसका कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक ऐसी लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन रैंडमली क्या करें बेटा, वेरी करें, ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। नाउ ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा, ये लाइट को डिनोट कैसे करें? तो बेटा ये लाइट कहां है आपकी, इसकी दिशा फिक्स तो है नहीं, मतलब बेटा ये डॉट किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, स्क्रीन के परपेंडिकुलर। डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्रीन के परपेंडिकुलर। और इसके कंपोनेंट किधर रहेंगे बेटा, स्क्रीन के पैरेलल। डायरेक्शन फिक्स नहीं है बेटा, तो दोनों दिशा में कंपोनेंट्स रहेंगे। डायरेक्शन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए दोनों साइड सभी दिशा में, बल्कि तो क्या सभी दिशा में इसके क्या रहेंगे बेटा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे। तो आइदर आप एक अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे डिनोट कर देते हो, या फिर और बेटा अगर इस लाइट को आप इस जेड एक्सिस की तरफ से ऐसे देखो तो आपको क्या नजर आएगा बेटा, एक्स वाई प्लेन नजर आएगा। इस एक्स वाई प्लेन में आपको ये वेव कैसे नजर आएगी बेटा, इधर भी नजर आएगी, इधर भी नजर आएगी, इधर भी नजर आएगी, इधर भी नजर आएगी। अरे देखोगे ना, जेड दिशा में वेव आपकी तरफ आ रही है बेटा, कभी मैग्नीट्यूड ऐसे, डायरेक्शन ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो आप कैसा नजर आएगा बेटा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस टाइप से आपकी उसकी नोटेशन नजर आएगी। तो एक अनपोलराइज्ड लाइट को नोट कैसे करें, नोटेशन क्या दें, आइदर इट इज रिप्रेजेंट बाय दिस वे और आइदर इट इज रिप्रेजेंट बाय दिस वे। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनपोलराइज्ड लाइट। क्या है अनपोलराइज्ड लाइट? बेसिकली एक ऐसी लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रैंडमली चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, एक बात फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। लेकिन वो डायरेक्शन देखो परपेंडिकुलर ऐसे है बेटा, वेव आपकी तरफ आ रही है और परपेंडिकुलर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? लेकिन बेटा परपेंडिकुलर में डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मेरी बात समझे बेटा? तो डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बार बार क्या करेगी बेटा, चेंज करे, मैग्नीट्यूड बार बार चेंज करे, और इस वेव को हम कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये है एक अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट करने का तरीका। अब बेटा एक बार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ अपना रोल नंबर से क्लास में एंटर करें, रीनेम करें अपने आप को, सिर्फ रोल नंबर रखें। जैसे एक बच्चा है 19NM 108, तो बेटा इसने NM के बाद स्पेस दे रखा है, आप स्पेस को हटा दो, 19NM 108 इकट्ठा लिखो बेटा, और अपने नाम को भी वहां से हटा दो। मैं आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जो